नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी। पोखरियाल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। समाजवादी पार्टी ने 3 नेता निष्कासित किए गए। प्रदीप तिवारी, पीडी तिवारी, ब्रजेश यादव निष्कासित किए गए। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते ये निष्कासन किया गया। 3 सपा नेताओं को पार्टी से ये निष्कासित किया गया। पार्टी विरोधी क्रियाकलापों के चलते यह कार्रवाई हुई है। तो समाजवादी पार्टी से 3 नेताओं को निष्कासित किया गया। तो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर यह बड़ी कार्रवाई की गई। 3 सपा नेताओं को पार्टी से निकालने की कार्रवाई की गई। तो पार्टी विरोधी क्रियाकलापों के चलते ये कार्रवाई की गई है। तो समाजवादी पार्टी के 3 नेता निष्कासित किए गए। और अधिक जानकारी के साथ मनीष मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, समाजवादी पार्टी की ये बड़ी कार्रवाई निकलकर सामने आई है, जहां 3 नेताओं को निष्कासित किया गया है। बताया जा रहा है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, जिसकी वजह से ये कार्रवाई हुई है। निश्चित तौर से ऋतु, देखिए आपको बता दूं, कुछ दिन पहले ये तीनों नेता ब्रजेश यादव, पीडी तिवारी और प्रदीप तिवारी जो समाजवादी पार्टी के नेता थे और लगातार समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव करीबी माने जाते थे। उसके बाद माना जाता कि कुछ जिस तरीके से इन्होंने एक विरोध का स्वर अपनाया था, अखिलेश यादव जो कि सपा सुप्रीमो है, उनके ऊपर पूरी तरीके से तंज करता था कि वो अब पार्टी के जो उनके पुराने साथी थे उनकी बात नहीं सुनते, उनका साथ नहीं देते, और जो लोग उनके साथ के हैं वो उनको गुमराह करते हैं, वो उनकी बात सुनते हैं। लाभ वो समाजवादी पार्टी ने रही जो नेता मुलायम सिंह यादव की पार्टी थी। अखिलेश यादव के आने के बाद समाजवादी पार्टी में किसी भी युवाओं का तर्ज नहीं जाता है, किसी भी नेता की सुनी नहीं जाती है। ऐसे करके उन्होंने एक मोर्चा खोलने की कवायद की थी और तीनों नेता ने एक साथ तमाम मीडिया के सामने आके, लखनऊ में ही मीडिया के सामने आके अपने बयान भी दिया था और कहा था कि अखिलेश यादव पे भी उन्होंने कहीं ना कहीं सवाल उठाए थे और कहा था कि हम उनके खिलाफ मोर्चा भी खोलेंगे, कि उनके साथ तमाम नेता भी। आज उसको लेते हुए अखिलेश यादव संज्ञान लिया है और उनको तीनों लोगों को, पीडी तिवारी, प्रदीप तिवारी और ब्रजेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के नेता थे, उनको निष्कासित करने का काम किया है। जी ठीक है मनीष, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी में जाने की खबरों पर बोले जयंत चौधरी, अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आरएलडी इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी है। लोकसभा में पीएम के भाषण पर बोले जयंत चौधरी कि पीएम ने मणिपुर पर भाषण देकर खाना पूर्ति की है। मणिपुर में विश्वास बहाल होना चाहिए। आरएलडी के विधायकों ने सीएम योगी से मुलाकात की थी। चर्चा थी कि जयंत चौधरी बीजेपी के साथ जाने वाले हैं। जयंत चौधरी ने अब सारी खबरों को अफवाह बताया। के आगे भावों को, अगर लेकिन वो भावनाएं आज हमें दिखाई नहीं देती। प्राथमिकता देनी चाहिए पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग। हर संसद के सत्र के पहले प्रधानमंत्री की संसद के आगे बयान दे देते हैं, तो उसके बाद पार्लियामेंट में शामिल नहीं। जैन जी, नया सीआरपी सीआरएफ को लेकर कह रही है, अभी कानून नहीं बना है, स्थायी संसदीय समिति विचार। जो भी का बयान आया है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जब भी साथ आती है तो विनाश होता है। मैं नहीं कुछ कहूँगा। हमारे साथ लगातार मनीष मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मनीष, जिस तरह से जयंत चौधरी को लेकर तमाम कयासें लगाई जा रही थी कि गठबंधन को छोड़ शायद बीजेपी में शामिल हो सकते हैं जयंत चौधरी, लेकिन उनके बयानों के बाद ये तस्वीर भी साफ हो गई है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं। बीजेपी में जाने की जो तमाम बातें कही जा रही थी वो कहीं ना कहीं अब अफवाह बताई है। देखिए निश्चित तौर से, और जयंत चौधरी को लेके जिस तरीके अटके लगाए जा रही तरह समय समय पे उनके व्यवहार की वजह से जिस तरीके से वो रुख अपनाते हैं उसको देखते हुए लगाई जा रही थी। आपने देखा था जब शुरुआती पहली बैठक हुई थी बिहार में, पटना में, जब INDIA की, इंडिया की जो बैठक हुई थी विपक्षी दलों की, उसमें नाराज रहे थे जयंत चौधरी। तमाम अटकलें लगाई गई थी कि जयंत चौधरी अब अलग हो सकते हैं, अब वो इंडिया के साथ नहीं है, विपक्षी दलों को एक झटका लग सकता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। पर जब बेंगलुरु की बैठक होती है तो वो उसमें मौजूद होते हैं, लगातार उनके साथ सम्मान स्थापित करते हैं। साथ ही साथ फिर हमने देखा था कि जब पार्लियामेंट में उनको सेशन में आना था उस समय नहीं आते, हालांकि कुछ घरेलू उनकी समस्या, मेडिकल समस्याएं थी, उसके रहते वो नहीं आ पाते। पर अब फिर से मुंबई में होने वाली बैठक के लिए उन्होंने हामी भरी और प्रधानमंत्री भी कहीं ना कहीं तंज कसते नजर आए। पर अगर आप बात करेंगे ऋतु उत्तर प्रदेश की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं जयंत चौधरी, अजीत सिंह के बेटे हैं और लगातार उत्तर प्रदेश की जो पूरी आप देखेंगे कवायद देखेंगे किस तरह से, तो कहीं ना कहीं उसमें बीजेपी की थिंक टैंक कहे जाने वाले अमित शाह की निगाह है। और क्योंकि राजनीति है, राजनीति
अनिश्चितताओं का खेल होता है, कभी जी। भी कोई चीज़ आती है। अभी लंबा समय बचा है, करीब 5 से 6 महीने का समय, जब उत्तर प्रदेश के चुनाव में होंगे, और उस समय क्या समीकरण होते हैं, किससे के समीकरण बैठाए जा सकते हैं, आपको देखने लगा। 2022 के चुनाव जब हुए थे, आपको याद होगा, राजभर जो कि लगातार बीजेपी पे लगातार हमलावर रहते थे, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तमाम जो नेता थे बीजेपी के, उनके ऊपर कहीं ना कहीं तंज कसते हुए नजर आते थे। पर अगर आप देखेंगे तो राजभर उन्हीं की पार्टी में, दारा सिंह चौहान छोड़ के चले गए थे, समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे, वहां से विधायक हुए थे, उसके बाद फिर उनकी वापसी हुई। तो अनिश्चितताओं का खेल है, अभी समय है। जयंत चौधरी, क्योंकि पहले भी कई बार ऐसे समय आया है, देखने को मिला है, जब वो समाजवादी पार्टी के साथ कभी रहते थे, कभी गठबंधन तोड़ देते, कभी अलीगढ़ जाते। तो अभी कुछ बहुत जल्दी नहीं कहा जा सकता। हालांकि उन्होंने मुंबई की जो बैठक होने वाली है, इंडिया की जो बैठक होने वाली है, उसके लिए हामी भरी, वो उसमें शामिल होंगे। और लगातार इस समय अभी जिस तरीके से देखते नजर आ रहे हैं ऋतु की, हम चाहे वो प्रधानमंत्री के भाषण की बात करें, चाहे मणिपुर को लेकर उन्होंने बीजेपी को घेरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं अभी की जो अगर करंट सिनेरियो या सिचुएशन कहेंगे, तो लगता है कि अभी जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी से दूर है और समाजवादी पार्टी का जो उनका गठबंधन है वो रहेगा। पर क्या ये 2024 तक बना रहेगा, ये बड़ा सवाल है। और अभी क्योंकि काफ़ी समय है और दोनों सभी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो सबके पास ऑप्शंस खुले होते हैं। खुद जयंत चौधरी के पास भी ऑप्शंस खुले हुए हैं, बहुजन समाज पार्टी के पास भी ऑप्शन खुले हुए हैं। तो तमाम ऑप्शंस हैं सभी राजनीतिक दलों के पास, और थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा। हो सकता है कि जब सीटों का बंटवारा हो, ऋतु, जब सीटों को बंटवारे की बात हो, तब आपको देखने को मिलेगा कि कौन किसके साथ है और कितने लोग किस गठबंधन के साथ आते हैं। क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कि सभी दल जो चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी मिले, हिस्सेदारी मिले। पर वो शर्त सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि जब सीटों की बंटवारे की बात आएगी, तब देखना होगा कि कौन सा राजनीतिक दल, कौन सी ये छोटी जो क्षेत्रीय दल है, ये किस पार्टी के साथ जाते हैं। क्योंकि वो जो समीकरण बैठता है, उस समीकरण को साधने का जो साथ लेगा, जो गठबंधन में अपने सहयोगियों को बांट लेगा, सीटें बांटने में महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है उसको निभा लेगा, यकीन मानिए ऋतु, उसका गठबंधन ही सार्थक होगा और वही 2024 के आगे आपको दिखाई देगा। जी ठीक है मनीष, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। तो आरएलडी अध्यक्ष का बड़ा बयान सामने आया, जहां एक तरफ अटकलें लगाई जा रही थी कि जयंत चौधरी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इन अटकलों पर विराम लगाते हुए जयंत चौधरी ने तस्वीर साफ की। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में यूपी को मिला सिल्वर अवार्ड। तो ई गवर्नेंस के तहत राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 में यूपी को सम्मान मिला। मां और शिशु ट्रे एप्लीकेशन के तहत बेहतरीन काम के लिए रजत पुरस्कार से नवाजा गया। तो ई गवर्नेंस के तहत राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। मां और शिशु ट्रैकिंग एप्लीकेशन, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में यूपी को सिल्वर अवार्ड से नवाजा गया। ई गवर्नेंस के तहत राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के तहत ये पुरस्कृत किया गया। तो स्वास्थ्य सुविधाओं में यूपी अव्वल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में यूपी को मिला सिल्वर अवार्ड। राजधानी में लगेगी पूर्व पीएम की प्रतिमा, लखनऊ में लगेगा अटल बिहारी वाजपेयी की आदमकद प्रतिमा। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर होगा कार्यक्रम। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का होगा आयोजन। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम भी, बीजेपी यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद होंगे। 16 अगस्त को शाम 4 बजे केजीएमयू के अटल कन्वेंशन सेंटर में यह कार्यक्रम होगा। महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक डिप्टी सीएम अजीत पवार ने पुणे के कोरेगांव पार्क में चोरडिया के आवास पर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात की। उद्योगपति चोरडिया के बंगले पर जहां शरद पवार मौजूद थे, तो वहीं अजीत पवार को भी देखा गया। इसी बीच चाचा भतीजे की इस मुलाकात पर राजनीतिक चर्चाएं छिड़ चुकी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पुणे के चांदी चौक में इस परियोजना का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार शामिल हुए। इसके बाद अजीत पवार कोरेगांव पार्क स्थित चोरडिया के बंगले पर गए। इस बात सामने आ रही है कि अजीत पवार ने शरद पवार से मुलाकात की है।
नवी मुंबई में मनसे पदाधिकारी ने इंग्लिश लिखा नवी मुंबई पालिका का बोर्ड तोड़ा। दरअसल कोपर खेरड़े में कुछ मजदूर सर्कल के पास बोर्ड लगाने का काम कर रहे थे, तभी अचानक वहां एक युवक आया और मजदूर जिस बोर्ड को लगा रहे थे उस पर डंडे से प्रहार करके बोर्ड को तोड़ दिया गया। वहीं कोपर खेरड़े ने लव नवी मुंबई लिखा बोर्ड मनसे कार्यकर्ता ने फिल्मी स्टाइल में तोड़ा। वहीं इस दौरान जोरदार नारेबाजी के साथ कहा, मराठी में बोर्ड लगाना चाहिए, इंग्लिश में नहीं। महाराष्ट्र के पुणे जिले के येरवड़ा जेल की ओर से नई पहल की शुरुआत हुई है, जहां कारागार गृह के कैदियों ने श्रृंखला कैंटीन का निर्माण किया है। इस कैंटीन का उद्घाटन पुलिस महासंचालन एवं कारागार गृह महानिरीक्षक अमिताभ गुप्ता ने किया। इस दौरान जेल विशेष पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर जालिंदर सुपेकर, कारागार गृह उप महानिरीक्षक स्वाति साढ़े मौजूद रही। और आपको बता दें कि जेल के अंदर ही खेती की जाती है, वहीं सभी सब्जियां वहीं खेतों में उगाई जाती हैं। इस कैंटीन से सभी चीजें सामान्य दरों में उपलब्ध होंगी। सुबह 8 से लेकर शाम 8 बजे तक ये कैंटीन खुली होगी। खबर बिहार के किशनगंज से है, जहां अमृत महोत्सव के अवसर पर मोटरसाइकिल तिरंगा यात्रा निकाली गई। बताया जा रहा है कि भगत सिंह युवा क्लब के सौजन्य से आयोजित तिरंगा यात्रा को बिहार विधान परिषद सदस्य डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने झंडा दिखाकर रवाना किया। आपको बताते चले कि तिरंगा यात्रा खगड़ा स्थित हवाई अड्डे से निकालकर रूई धासा मैदान में समापन किया गया। इस दौरान लोजपा रामविलास पार्टी के जिला अध्यक्ष हबीबुर रहमान सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं मौके पर विधान परिषद डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान पर अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा यात्रा में हर घर तिरंगा कार्यक्रम किया जा रहा है, ताकि लोग गौरवान्वित महसूस करें। स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज अंतिम पूर्वाभ्यास सफलतापूर्वक किया गया। इस साल दर्शकों के लिए भी समारोह स्थल पर प्रवेश की अनुमति दी गई है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के होम टाउन ठाणे जिले में मौजूद कलवा के छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में एक ही रात में 17 मरीजों की मौत से हड़कंप मच गया। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद कलवा के इस अस्पताल में राजनीतिक दल के नेताओं की कतार लग गई। राजनेता अस्पताल प्रशासन से जवाब मांग रहे हैं। पूर्व मंत्री जितेंद्र चौहान और केदार दीघे ने भी इस अस्पताल का दौरा किया। केदार दीघे के आरोप ने लगाया कि ठेकेदार यहां साफ सफाई पर ध्यान नहीं देते। वह मंत्री गिरीश महाजन ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। पिछले 4 दिनों में अस्पताल में मरने वालों की संख्या 22 हो गई है। अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि इन मरीजों की मौत समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण हुई है। इस पूरे मामले पर इस अस्पताल के डीन ने भी मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा। डीन ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 17 मरीजों की मौत हो गई है। इनमें से 6 मरीजों की 24 घंटे के अंदर मौत हो गई है। कुछ लोगों की मौत आधे घंटे में ही हो गई। कुछ इनमें से 5 मरीजों को बुखार और सांस लेने में तकलीफ थी। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री प्रेम कुमार चंद्रवंशी औरंगाबाद पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रदेश की समस्याओं को लेकर कहा कि आज बिहार सरकार में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। सीएम नीतीश कुमार जिस दिन से बीजेपी से अलग हुए हैं और आरजेडी के साथ सरकार बनाई, उसी दिन से सुरक्षा व्यवस्था फेल हो गई है। उन्होंने कहा कि 1 साल के अंदर 3041 हत्या हुई, 900 से ज्यादा लोगों ने हत्या करने की कोशिश की। वही बलात्कार, चोरी, डकैती का ग्राफ भी बहुत तेजी से ऊपर और बढ़ा है, जिसके कारण आज बिहार में कोई भी व्यापारी निवेश करना नहीं चाह रहा। देश के विभिन्न राज्यों में डिफॉल्ट नेशनल बोर्ड के माध्यम से 100 सीट सुरक्षित किया गया, जिसका लाभ अब बिहार के सभी स्थायी चिकित्सा पदाधिकारियों को भी मिलेगा। ये बातें भागलपुर जिला जदयू प्रवक्ता शिशुपाल भारती ने कहा। भागलपुर जिला जदयू प्रवक्ता शिशुपाल भारती ने कहा कि बिहार में चल रहा महागठबंधन की सरकार ने एक अच्छी पहल किया है। यहाँ देश के विभिन्न राज्यों में डिफॉल्ट नेशनल बोर्ड के माध्यम से स्थायी चिकित्सा पदाधिकारी को लाभ मिल रहा है। वहीं अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्णय और बिहार के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव की पहल पर बिहार के सभी स्थायी चिकित्सा पदाधिकारी को भी अब इसका लाभ मिलेगा।
माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय और स्वास्थ्य मंत्री माननीय तेजस्वी यादव जी का पहल से ये निर्णय हो पाया है कि बिहार के भी अस्थायी चिकित्सा पदाधिकारी अब उस तरह के रिजर्व सीटों में अपना उपस्थिति करा पाएंगे, अपना नामांकन करा पाएंगे और उस नामांकन को कराने के बाद लगभग 3 साल का पीजी की पढ़ाई पूरा करके पुनः बिहार लौट के ग्रामीण इलाके में जो ये लोग पोस्टेड डॉक्टर हैं, अच्छी पढ़ाई के बाद गांव के मरीजों का सेवा बढ़िया से कर पाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय और स्वास्थ्य मंत्री माननीय तेजस्वी यादव जी का खबर राजस्थान से है, जहां भरतपुर में देवेंद्र चामड़ के नेतृत्व में एक तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। आपको बता दें, तिरंगा यात्रा बिजली घर के प्रारंभ होकर मुख्य बाजारों से होती हुई कुम्हेर गेट पर संपन्न हुई। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए देवेंद्र चामड़ ने कहा कि महापुरुषों के बलिदान को याद करते हुए ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है। तिरंगा यात्रा की शोभा बढ़ा रहा 76 मीटर का तिरंगा आजादी के 76 वर्ष होने के उपलक्ष्य में निकाला गया है। तो महापुरुषों की याद में निकाली गई तिरंगा यात्रा राजस्थान के भरतपुर से ये तस्वीर सामने आई, जहां बिजली घर से शुरू होकर कुम्हेर गेट पर खत्म हुई ये यात्रा। तो देश के अलग अलग कोनों में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तो 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यह तिरंगा यात्रा अलग अलग जगहों पर देखने को मिली। तो बिजली घर से शुरू होकर कुम्हेर गेट पर खत्म हुई ये तिरंगा यात्रा। राजस्थान के भरतपुर से ये तिरंगा यात्रा की तस्वीर सामने आई। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।